अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको, सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भाषणों में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में कमजोर लोग हैं। ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है, मगर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस देश में ओबीसी समाज की आबादी कितनी है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दे सकते हैं? कोई नहीं जानता। और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो, सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाषणों में कहा, जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अफसर हैं, आईएएस के अफसर हैं, 90 में से 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। और अगर 90 अफसर पूरे के पूरे बजट के बारे में निर्णय लेते हैं तो ये ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। तो
तो सरकार में ना ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी है। सरकार को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए, आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। मीडिया को देख लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का आपको नहीं मिलेगा। रिपोर्टर मिल जाएंगे, उनको भी कोने में बैठा रखा है, जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे हैं, मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए, एक मालिक आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी का नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ यह सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब सवाल बनता है, पहला कदम क्या होना चाहिए? किसी को चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है, पैर में चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो, एक्सरे जाके कर लो। एक्सरे करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड्डी कहां से टूटी है। सही बात? मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए। जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं, इसमें आदिवासियों में अलग अलग ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। अब बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो,
डरते हैं खरे से। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे। मिलके हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। यह हुई बात सामाजिक न्याय की। अब मैं आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपने मुझे अभी वो माला दिया, मखाने वाला माला, उसको लाइए यहां जरा। कहां है वो? मैं 1 मिनट में आपको आर्थिक अन्याय समझाने जा रहा हूं। ये बिहार के मखाने इतने मजेदार है, ये खा गए होंगे उनको। खा गए, देखो खा गए। हाँ, लाओ 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 लाओ, उसको लाओ। थोड़ा मजा भी आना चाहिए। आ रहा है? ये आ गया। ये देखो कितना सुंदर मखाने का माला है। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। इसको यहां लाइए। ये तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है? इसको यहां रख दीजिए। ये बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है। सही बात है। ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात यह है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो के बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए।
ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी, 1,50,000 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय, और ये हर चीज में हो रहा है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है, जो भी हाथ से काम करता है, उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है। इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए बिक रही है। आप हैरान हो गए। $1,50,000 रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने। इसमें से 2-3 हजार रुपए किसान के जेब में जा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? सबसे बड़ा अन्याय है। तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये 1,50,000 रुपए की माला है, तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो किसान के हाथ जाए। अगर मैकेनिक काम कर रहा है, मोबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसको अपनी मेहनत का सही फल तो मिले। और जहां भी देखो हिंदुस्तान में, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया आपको, जहां भी देखो जो गरीब है, कमजोर है, हाथ से काम करता है, उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में। तो ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहता था। एक, किसकी कितनी आबादी है, ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और उनमें से कितने गरीब हैं, कितनों के पास सरकारी नौकरी है, कितने कंपनी में काम कर रहे हैं, देश का एक्सरे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 1.5 लाख रुपए की माला में से हमारे किसान को 2,500-3,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है? यही दो सवाल है हिंदुस्तान के सामने। बाकी सब आपके ध्यान को इधर उधर करने की बात है। अब आप कहोगे इसमें बिहार का क्या रोल है, बिहार को क्या करना है? हजारों साल से यह प्रदेश इस देश को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिखा रहा है। सोशल मूवमेंट होती है, देश जागता है, तो बिहार से जागता है। गांधी जी के आज हम याद कर रहे हैं, उनकी तपस्या चंपारण में शुरू हुई थी, बिहार में शुरू हुई थी। इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूं, बीजेपी के लोग आपके
अपने ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो। और दो ही मुद्दे हैं, आर्थिक न्याय जो मैंने आपको यहां दिखाया, और सामाजिक न्याय जिसको मैं एक्सरे कह रहा हूं, और वो भी पहला कदम है। भाई और बहनों, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले, समुद्र के तट से शुरू किया, चलते गए चलते गए चलते गए, हिमालय तक चले। आप सब हमारे साथ चले थे। बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फैला रही है। इनका लक्ष्य यही है कि आप हिंसा में, नफरत में उलझे रहो, एक भाई दूसरे से लड़े, और आप आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात मत करो। और भारत जोड़ो यात्रा ने देश में एक नया रास्ता दिखाया। यात्रा में बिहार के लोग हमारे साथ चले, बंगाल के लोग चले, और आपने हमें कहा, देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हो, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसमें से आप यात्रा क्यों नहीं कर रहे हो? बात बिल्कुल सही थी। इसीलिए हमने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। मणिपुर से क्यों? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है। सिविल वॉर का माहौल बन गया है, लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। मणिपुर में शुरू किया, नागालैंड, अरुणाचल, बंगाल, असम, और अब हम बिहार आए हैं। यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं करते, 15-20 मिनट बोलते हैं, 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं। आज सुबह चाय की दुकान में हमने 3-4 परिवारों के साथ चाय पी, उनकी बात सुनी। बस में लोग आते हैं, हम पैदल चलते हैं, पद यात्रा में चलते हैं। क्यों? आपके दिल में जो है वो हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम अपनी मन की बात नहीं रखना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और यात्रा में हमने पिछली यात्रा में एक नारा निकाला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और पिछले 2 दिन आपने यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोली है, इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां भी हम गए हैं वहां बिहार के युवा, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, सब ने यात्रा का समर्थन दिया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा को दी, और जितनी भी मोहब्बत दे सकते थे आपने हमें दिया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय से बड़ी कुछ बात नहीं है। यही है हिंदुस्तान का भविष्य। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय
हिंदुस्तान की जनता को देना ही पड़ेगा। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बिहार की ऐतिहासिक सरजमीन और मेरी आंखों के सामने उमड़ा हुआ लाखों का जनसमूह, आपकी यहां मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं माइक पे खड़ा हूं और मेरे बगल में सदी के सबसे बड़े संत महात्मा गांधी की तस्वीर है और मैं सीमांचल के गांधी की सरजमीन पर खड़ा हूं। रंगभूमि का यह मैदान, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। सीमांचल वालों, पूर्णिया वालों, राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपकी चौखट पर है। कल जब से बिहार में प्रवेश किया है यात्रा ने, आपने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, जो मोहब्बत दी है, सबसे पहले तो मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां मौजूद जनसमूह का शुक्रिया अदा करता हूं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, हमारे सचिव प्रभारी अजय कपूर जी, सीएलपी शकील साहब, इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगले 3-4 मिनट आपसे बातचीत करूंगा। बाहर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि राहुल जी अगले 10 मिनट में आपके बीच पहुंचने वाले हैं, तो कृपया मैदान के अंदर आ जाएं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त है। दिल्ली में बैठे हुए लोकतंत्र के लुटेरे हर दिन लोकतंत्र को लूट रहे हैं। यह जो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, आज ही का एक दिन था जब एक खास विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी के सीने पर गोलियां दागी थी और महात्मा गांधी जी हे राम कहते हुए स्वर्ग सिधार गए थे। मेरे भाई, जो माहौल उस वक्त बनाने की साजिश की गई थी, आज भी लगभग लड़ाई वैसी ही है विचारधारा की। आज आने वाले दिनों में आपको यह तय करना है कि दिल्ली की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। मैं तो अलग-ऐलान यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं राहुल गांधी जी की यात्रा का गवाह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक। मैंने देखा है राहुल गांधी जी को 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए, मैंने देखा है उनके पांव के छालों को। एक यात्रा पूरी हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम मणिपुर से मुंबई तक 6500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे, 6700 किलोमीटर का। मेरे भाई, एक बात आपको समझनी है कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो कितने शातिर हैं कि जैसे ही बिहार में यात्रा प्रवेश करने वाली थी कि बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र को लूटा गया। एक साहब फिर से पलट गए। आज मीडिया के साथियों ने हमसे कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं उन पर कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी फिर से पाला बदल के उधर चले गए और वो हरकत हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक लेगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। कल से हम देख रहे हैं किशनगंज में जब से यात्रा ने प्रवेश किया है, अररिया पहुंचने तक और आज पूर्णिया पहुंचने तक पूरा सीमांचल कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये जो 3 रंग हैं कांग्रेस पार्टी के झंडे में, ये जो दरअसल 3 रंग हैं, यही इस देश का नसीब है, यही इस देश का मुस्तकबिल है। मैं यहां खड़ा होकर के मेरे भाइयों आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी लड़ाई है। उधर दिल्ली में बैठा हुआ नेता हमसे कहता है, देश का प्रधानमंत्री हमसे कहता है बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया है। हर दिन जब भी पार्लियामेंट में खड़े होंगे मोदी जी तो यही एक बात कहते हैं, बताओ 70 साल में क्या बनाया। एक दिन जैसे उन्होंने कहा, अखिलेश बाबू पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी तरफ देख के कहा कि इमरान ये पूछ रहे हैं 70 साल में क्या बनाया, इनको बताना मत वरना ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है।
ये बेचने के अलावा कुछ नहीं जानते। अरे हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, रंगभूमि के मैदान में खड़ा होकर के मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं सीमांचल वालों, मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अरे जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। 70 साल का हिसाब मांगते हैं हमसे। हम तो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कल उस गांधी के साथ खड़े थे, आज इस दौर के गांधी के साथ खड़े हैं जो चल रहा है मुसलसल न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। हम कहां सर बचा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। हम लगातार चल रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं। अगर सरकार को यह लगता है कि ईडी से, सीबीआई से आप कभी लालू जी जैसे बुजुर्ग को बुला करके, कभी तेजस्वी को बुला के, कभी हेमंत सोरेन को आप तोड़ लोगे लोकतंत्र के पहरुओं को, तो आप गलतफहमी के शिकार हो। सीमांचल नहीं, पूरा बिहार इस बार इस बात का जवाब देगा कि आने वाले 2024 में जिस साजिश के साथ आपने लोकतंत्र को लूटा है, वो साजिश आपकी कामयाब नहीं होगी। बिहार इस बात का गवाह रहेगा। यह बिहार है, यह दिल्ली वालों की गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करता है, ना आने वाले दिनों में बर्दाश्त करेगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। थोड़ी देर में राहुल जी आपके सामने आने वाले हैं। मैं फिर से एक बार अपील कर रहा हूं, जो लोग आसपास हैं वो कृपया मैदान के अंदर आ जाएं, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी। मैदान ऑलरेडी पूरा भर चुका है। ये जो कांग्रेस के लहराते हुए झंडे हैं, दरअसल मेरे भाई लड़ाई इसी बात की है कि एक ताकत है जो पूरे देश को एक रंग में रंगना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे झंडे, सारे रंग, सारे फूल एकजुट होकर के रहें, मिल करके रहें। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई में हमने बिहार से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए। मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। राहुल गांधी ये कहते हुए मुसलसल चल रहे हैं, और आज जब राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे तो मैं आपकी मोहब्बतों को पुकारता हूं कि जब वो स्टेज पर आएंगे तो आज उनके लिए आपके हाथ भी उठेंगे और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाएगा, क्योंकि दिल्ली आज इस मीटिंग पर सबसे ज्यादा नजर गड़ाए है। दिल्ली वाले सोच रहे थे कि एक नीतीश कुमार को ले जाएंगे तो सब कुछ पलट जाएगा। नहीं, इस बार बिहार की जनता ने एक अलग तरह का मन बनाया है। मैंने कल किशनगंज से अररिया तक जो जनसैलाब देखा है, और आज इस रंगभूमि मैदान पर मुझसे किसी ने कहा कि आपकी पार्टी ने रंगभूमि मैदान क्यों चुना। मैंने कहा दिल्ली वाले रंगमंच पर, राजनीति के रंगमंच पर जिस तरह कठपुतलियां बदल रहे हैं, हमने भी ये सोचा है कि हम इस बार रंगभूमि पर एक ऐसा रंग जमाएंगे कि सीमांचल की भूमि दिल्ली वालों को बताएगी कि आपकी तमाम सरकारी साजिश यहां आकर के बेनकाब हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और बिहार सबसे ज्यादा आशीर्वाद देगा। आने वाले दिनों में राहुल जी के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, दिल्ली और परेशान होती जाएगी, बिहार और प्यार लुटाता जाएगा। इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ राहुल गांधी जी अगले 2-3 मिनट में पहुंचने वाले हैं। मेरी गुजारिश है कि जो लोग बाहर हो एक बार फिर से अंदर आ जाए। कोई आए, कोई जाए, लेकिन हम सारे लोग राहुल गांधी के सिपाही बन करके यहां मंच पर मौजूद और सामने बैठे लोग सब राहुल गांधी के सिपाही बन करके आज यहां आए हैं। हम इस दौर के गांधी के साथ हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ही राहुल गांधी मंच की तरफ बढ़ेंगे, आपकी तालियों का शोर गगनचुंबी तरीके से दिल्ली तक जाएगा, पटना तक जाएगा, और ये जो हुक्मरान हैं उनके कान के पर्दे फटेंगे। मुझे पता है आपकी तालियां उनकी तमाम नफरत वाली साजिशों के खिलाफ बहुत बड़ा तमाचा होंगी, क्योंकि हम ये नारा लगा करके निकले हैं कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम चाहते हैं कि यहां मौजूद एक एक आदमी मेरे साथ नारा लगाएगा। मैं कहूंगा नफरत छोड़ो, आप कहेंगे भारत जोड़ो। मैं
राहुल गांधी का नाम लूंगा, आप अपने आप जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, मुझे पता है। मैं शुरू करता हूं और मुझे देखना है कि सीमांचल के लोग तख्ता पलटने से थोड़ा हिले तो नहीं है, ये मुझे समझ आना चाहिए। भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो लगाऊंगा तो और जोर से नारा लगना चाहिए आपका, जोड़ो जोड़ो। उधर अभी आवाज नहीं आई, जो पीछे लोग हैं उधर भी आवाज नहीं आई। अरे जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो राहुल गांधी। और जोर से, अभी पटना तक ही आवाज पहुंची है, दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? बिहार का आदमी जब भी बोलता है तो आवाजें बुलंद बोलता है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। एक एक हाथ उठाइए, पूरा देश लाइव देख रहा है आपके प्रोग्राम को। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हम चलेंगे, हम सारे लोग चलेंगे, चलेंगे ना? उठाइए हाथ, यकीन दिलाइए, चलेंगे ना? राहुल गांधी के साथ चलेंगे ना? राहुल गांधी। कितने देर में पहुंचे? बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा, एक शायर भी सुनाना पड़ेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं शायरी भी सुना देता हूं। मैं सोच रहा था नारा लगाने से काम चल जाएगा, लेकिन आपने हुक्म दिया है कि शायरी भी सुना दो। मैंने आपसे कहा ना, जो डराना चाहते हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मत समझना, तो फिर मुझे लगना चाहिए कि आप उसी जोश और जज्बे के साथ सुन रहे हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? अगली पंक्ति अगर आपके दिल में ठक से लगे तो मुझे बताना कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना, ये लहराते हुए झंडे, बीच में लहराता हुआ हमारा तिरंगा, इसमें जो सारे रंग हैं, मैं एक पंक्ति में इसे पिरोने की कोशिश करता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। अब पूरी कांग्रेस पार्टी का इतिहास इन मिसरों में सुनाई पड़े तो मुझे बताना, सुन के सीमांचल वालों, कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस 2-3 पंक्तियां ये सुना के जा रहा हूं आपसे कि कहां सोया है चौकीदार,
अच्छा, बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि चौकीदार शब्द का उच्चारण करिए समझ जाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप बस इशारे में पहुंच जाएंगे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली पंक्ति फिर से आपको पुकारती है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली में काम नहीं चलेगा, मुझे लगना चाहिए कवि को यह प्रिविलेज होता है, शायर को यह आजादी होती है कि वो सलीके में अपनी बात कह देता है। मुझे आज तक पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उनके हाथ की चाय पी हो, लेकिन फिर भी नैरेटिव बनाया गया। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना, पीछे तक अगली जो पंक्ति है उसमें एक नाम आएगा, उस नाम पे आपकी हंसी छूटे तो उसे तालियों में बदलना। कि तेल बिक गया, रेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बिल्कुल मुझे कहा गया है कि राहुल जी अगले 2-3 मिनट में, चूंकि आज मैंने एक जो अद्भुत बात देखी कि जितना भीड़ यहां रंगभूमि के मैदान में है, इससे कम से कम 4 गुना लोग सड़क पर खड़े हैं राहुल गांधी जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको प्यार जताने के लिए और यह बताने के लिए कि इस देश में कोई भी कहीं भी पलटी मार जाए, कोई भी बिक जाए, कोई भी झुक जाए, लेकिन एक आदमी है जो नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। न वो झुका है, न वो बिका है, न वो रुका है, न रुकेगा। हम इसलिए उस शख्स के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। और कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। बिहार वालों, सीमांचल वालों, मैं एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा पूरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, पूरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिसने इतना शानदार भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है। आज रैली इतनी शानदार आयोजित की है। यहां मौजूद तारिक अनवर साहब, शकील अहमद साहब, हमारे बाकी नेता जयराम रमेश जी, सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में राहुल गांधी जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से इतना कह के जा रहा हूं कि ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से। ये आपको अपने दिल में बिठाना है। धन्यवाद। साथियों, आप सब जानते हैं कि आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी को याद करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि मरते दम तक उनके आदर्शों पर चलेंगे। और उनका आदर्श था सत्य और अहिंसा, न्याय और एकता। और उनकी जो एकता की बात थी, उस एकता की बात के चलते ही जिनके आखिरी क्षण में भी मुंह से हे राम निकला था, उनको
एक आतंकवादी कायर नाथूराम ने हत्या करने का काम किया था। ये आज हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, यही साजिश किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे, मंदिर मस्जिद करवाते थे और फूट डाल करके हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। एक बार फिर से जो लोग आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत नहीं दी, जो जेलों में नहीं गए, फांसी पे नहीं चढ़े, वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज गद्दी पर बैठ करके फिर से लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। बोलिए, ऐसा है कि नहीं है? नफरत फैल रहा है ना? कौन फैला रहा है? नहीं नहीं नहीं, मोदी अकेले उसमें शामिल नहीं है, उसके साथ वो सब लोग शामिल हैं जो आज समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो सब लोग इसमें शामिल हैं। तो आप सब लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई। आजादी दिलाई कि नहीं दिलाई? देश आजाद है ना? कौन आजाद कराया देश को? कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया। और आज एक बार फिर से जब देश में नफरत फैल रही है, उस नफरत के खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चले वो, और उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। इस समाज के भीतर जो न्याय है, लोगों का जो हक है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। राहुल जी ने कहा कि अगर देश में नफरत फैल रही है तो हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो पद यात्रा की। जब भारत जोड़ो पद यात्रा हो गई, तब यह प्रश्न हमारे सामने था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे यह देश ताकतवर बनेगा, इस देश को शक्ति मिलेगी। और यह जो आजकल रोजगार विहीन समझते हैं ना? रोजगार विहीन का मतलब यह है कि गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। समझते हैं ना रोजगार विहीन विकास का मतलब? यह जो रोजगार विहीन विकास है, इस रोजगार विहीन विकास में इस देश के जो आम आवाम हैं, उनके बच्चों का, उनके जीवन यापन का मुद्दा कैसे हल होगा, इसीलिए यह बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई कि समाज के हर तबके को भागीदारी देना पड़ेगा। और भागीदारी देने के लिए यह जरूरी है कि हमको देखना पड़ेगा कि समाज की रीढ़ किनको माना जाता है, देश का रीढ़ किसको माना जाता है। आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, भारत सबसे युवा राष्ट्र है। लेकिन इस देश के युवाओं के साथ अभी यह हो रहा है कि आप पढ़ाई करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो नौकरी नहीं मिलता है। जब एग्जाम होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पैसा लेकर के, घूस लेकर के सीट बेच दिया जाता है। बोलिए, युवाओं के साथ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है? चूंकि हमारे माँ बाप किसान हैं, चूंकि हमारे माँ बाप शिक्षक हैं, हमारे माँ बाप साधारण परिवार के लोग हैं, साधारण इनकम के लोग हैं, तो हमारे भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। बताइए, नेता का बेटा नेता बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा,
डीएम साहब का बेटा डीएम बनेगा, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। बोलिए, किसान का बच्चा किसान बनना चाहता है? क्यों नहीं बनना चाहता है? इसलिए नहीं बनना चाहता है कि इस देश की हकीकत यह है कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते हैं, हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या करता है, हर मिनट किसी महिला के साथ कोई ना कोई अपराध होता है। आए दिन हमको यह सुनने को मिलता है कि जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर लगातार हमले होते हैं, उनका अधिकार छीना जाता है। देश की इस परिस्थिति को देखते हुए, जब बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, महंगाई आसमान छू रहा है, आप लोगों को याद था ना, पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? 50 रुपया में। अब कितना में मिलता है? 100 रुपया में। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सरसों का तेल पहले कितना में मिलता था? 80 रुपए किलो। अब कैसे मिलता है? 200 रुपये किलो। बोलिए, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, जवानों की आत्महत्या हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेकारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, तब इस देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को यह सोचना पड़ेगा कि उनका भविष्य क्या है। आप सोचिए कि अगर इस देश के नेता चाहते हैं कि उनके बाल बच्चों का भविष्य बना रहे, तो इस देश के किसानों को, इस देश के गरीबों को भी यह सोचना पड़ेगा कि उनके बाल बच्चों का भविष्य कैसे बना रहेगा। इसीलिए इस देश की परिस्थिति को देखते हुए हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने यह तय किया है कि हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये मणिपुर से चल करके बिहार की महान भूमि पे पहुंची है। बोलिए, बिहार महान है कि नहीं है? लेकिन आजकल बिहार को बदनाम भी कर दिया गया है। बदनाम नहीं कर दिया गया है? आज हमको मीडिया के एक साथी पूछ रहे थे कि नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले, सुनिए, कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनका जो हक और अधिकार है, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल है, अपने खून के आखिरी कतरे तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है। किसी के आने जाने की बात नहीं है, बात है लोगों के हक और अधिकार की, बात है लोगों के लिए न्याय की। और हमारा यह मानना है, हमारी पार्टी की यह मानना है कि अगर हम इस देश को शक्ति देना चाहते हैं, अगर हम बिहार को शक्ति देना चाहते हैं, तो हमको 5 प्रकार के न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। कितने प्रकार की न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी? हाथ उठा करके बताइए। अरे डरिए नहीं, आप नेता थोड़े हैं कि ईडी से घबरा जाइएगा। आप तो आम जनता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? 5 प्रकार के न्याय की जरूरत पड़ेगी। कितने प्रकार की? और वो 5 प्रकार का न्याय ये है कि हम चाहते हैं कि इस देश में नारी को न्याय मिले, भागीदारी का न्याय मिले, युवाओं को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले और मजदूरों को न्याय मिले। बोलिए, आपको ये 5 न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लोगों को चाहिए। अगर सब लोग यह 5 प्रकार का न्याय चाहते हैं, तो हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, इस देश में कुछ भी, इस देश के आम लोगों को कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिला है। हमारी आजादी के लिए भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिहार के लोग जानते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और एक बात आप लोगों ने सुना होगा, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इसीलिए अपने हक और अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। और हमारे देश के आम आवाम को, बिहार के आम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि हमारा भविष्य क्या है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार हमारे देश के नौजवानों के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आप सब सोच करके बताइए, अग्निवीर लाई सरकार
और अग्निवीर में सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए नौकरी देंगे। क्या सिपाही जी, 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा, लीजिएगा 4 साल का नौकरी। और यहां मंच पे बहुत सारे एमएलए साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे एमपी साहब बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और सेना का जवान बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है ये? अगर बेईमानी है तो बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा नहीं देते हैं, तीसरा किसानों को उनके फसल का दाम नहीं देते हैं, चौथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, और पांचवा इस देश की जो आधी आबादी है उसको समान जीने का अधिकार नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, और उस संविधान की ताकत यह है कि डीजीपी का वोट एक होता है ना? क्या बोलिए ना सिपाही जी, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। डीजीपी का वोट एक होता है ना, और आपका भी वोट एक होता है, मुख्यमंत्री का भी वोट एक होता है, और रिक्शा चलाने वाले का भी वोट एक होता है, जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो आपको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। और आपको इस सवाल का जवाब इस देश की हुक्मरान से पूछना पड़ेगा कि आप एमपी बनिएगा 5 साल के लिए, आप मिनिस्टर बनिएगा 5 साल के लिए, आप प्रधानमंत्री बनिएगा 5 साल के लिए, और हमको सेना में देखिएगा 4 साल का नौकरी। यह नौकरी हमको बर्दाश्त नहीं है। हमको आपको परमानेंट नौकरी देना पड़ेगा, ठेके की नौकरी बंद करनी पड़ेगी। और जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, अगर नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो आपको शिक्षकों को भी पेंशन देना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरियों में भी काम करने वाले लोगों को पेंशन देना पड़ेगा। अगर इस देश के पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपको किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, उनके फसल का पूरा दाम देना पड़ेगा। अगर इस देश में सबको न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है तो हम कहते हैं कि मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा। रोज बरोज नया जो है ड्रामा गढ़ करके लोगों का अधिकार ये छीन रहे हैं। आप लोग वो जादूगरी देखे हैं ना, कि जादूगर इधर से कहेगा गिली गिली पम पम छू और पॉकेट से कबूतर निकाल देगा। टीवी आजकल हमारे साथ वही कर रही है। जब भी आप टीवी खोल करके देखिएगा, आपके मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बहस चलेगी, कौन शपथ ले रहा है, कौन शपथ नहीं ले रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक लोगों के मुद्दों को भटका करके और आम लोगों का जो बुनियादी सवाल है, रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, रोटी का सवाल, कपड़ा का सवाल, मकान का सवाल, इन सवालों को गुमराह किया जाता है। इसीलिए हम पूर्णिया के आम लोगों को और बिहार के आम लोगों को एक अपील करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बिना लड़ाई के कुछ नहीं मिलता है, तो हमको अपने न्याय के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं? न्याय करेंगे अपने साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ। तो आखिरी बात बोल करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मैं पहली बार रंगभूमि मैदान में नहीं आया हूं, यह तीसरी बार है जो मैं रंगभूमि मैदान में आप तमाम लोगों के बीच में आया हूं। मंच अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन मुद्दा वही है। और तब भी हमने आपसे वादा किया था कि इस देश की आजादी पे जब जब आंच आएगी, आपका बच्चा जो आपका नमक खाया है, आपके हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा। इसीलिए आप तमाम बिहार वासियों को, पूर्णिया वासियों को, सीमांचल वासियों को अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को
5 न्याय के लिए इस देश की शक्ति देने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष में अगर हम संघर्ष करेंगे तो जरूर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार, जय कांग्रेस। आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की शहादत दिवस। इस अवसर पर पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व उन्हें नमन कर रहा है। पूर्णिया की धरती में हम सब महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं। आदरणीय साथियों, पूरे देश में डर का माहौल है, डराने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि किस प्रकार से ईडी, आईटी का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन साथियों, जो कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, उनका दावा खोखला है। यदि उनके दावे दम होता तो बिहार में नीतीश बाबू को अपने साथ में नहीं लेते। वो डरे हुए हैं सत्ता खो जाने के लिए। नीतीश बाबू, मैं आया तो यहां गठबंधन में थे, पता चला कि मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के फिर से शपथ लेना है। पूरे देश में एक अकेला प्रदेश बिहार है। अभी कुछ दिनों से विपक्ष बदलता है, मुख्यमंत्री नहीं बदलते। कुर्सी कितनी लालच। बिहार की धरती में जहां उसूलों सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी जाती है, जहां सामाजिक न्याय की एक धरती है, वहां सत्ता परक, कुर्सी परक, कुर्सी से चिपके रहने वाले लोगों को क्या बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? ये धरती क्रांतिकारियों की धरती, ये धरती परिवर्तन की धरती, और ये धरती अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की धरती। आज इस मंच में से मैं कहना चाहता हूं कि ईडी, आईडी का डर नहीं है। लालू जी को 10 घंटा बिठाए, झारखंड के मुख्यमंत्री को खोज रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 300 FIR हुआ है, 200 तो अभी हुआ है, परसों में आया तक। इतना डराने की कोशिश, ये डरा नहीं रहे हैं, ये खुद डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं इसलिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत ज्यादा देर राहुल जी आपके बीच नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं को आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति है जो देश को तोड़ने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पद यात्रा कर रहे हैं, और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। किसके लिए? यह आपके लिए, नौजवानों के लिए, उनके लिए जो खेती में खेत में मेहनत करते हैं, ये उनके लिए जो माताओं बहनों को इज्जत के साथ जीने, सर ऊपर ऊंचा उठा के जीना देना चाहते हैं, ये उनके लिए तो देश में एकता कायम रहे। चाहे कोई परेशानी हो, चाहे पोस्टर फाड़े जा रहे हो, चाहे गाड़ी में पथराव किए जा रहे हो, चाहे FIR किए जा रहे हैं, चाहे परमिशन मिले न मिले, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी, भारत के सच्चे सपूत, आज आपके बीच में आए हैं, देश को जोड़ने के लिए आए हैं, आपको ताकतवर बनाने आए हैं, और आपको
नारा लगाएं, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो। एक साथ सब लोग नारा लगाएंगे, सभी की मुट्ठी आसमान में हो और आप सब नारा लगाएं, राहुल गांधी आगे बढ़े, राहुल गांधी आगे बढ़े, राहुल गांधी आगे बढ़े। धन्यवाद, जय हिंद। एक तरफ जहां पूरे देश में मोदी जी के आने के बाद ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है। राहुल जी, आपके इस न्याय यात्रा से इतने भयभीत होकर ये कायर लोग महागठबंधन के नेताओं को डराना चाहते हैं। कल जब आपकी यात्रा बिहार के सीमा रेखा में प्रवेश की तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को 8-10 घंटे ईडी के दफ्तर में बैठाया जाता है। आज जब तेजस्वी प्रसाद यादव को आपके रैली में शिरकत करना था तो दोनों पुत्रों को, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज, दोनों पुत्रों को ईडीआई के दफ्तर में आप अभी तक बैठाए हुए हैं। झारखंड में आपकी यात्रा प्रवेश करने वाली है, वहां के चीफ मिनिस्टर को ये लोग डराने, धमकाने और तोड़ने में लगे हुए हैं। कभी हल्ला होता है कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी, तो मोदी आपसे भी ये डरने वाला हम लोग नहीं है। हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और अंतिम दम तक, जब तक धमनी में हम लोगों का खून है, चैन से आपको बैठने नहीं देंगे और सत्ता से आपको हटाने का काम करेंगे। चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र, नौजवान हो, सब लोग आज आहत है। आपने ऐसा नीति निर्धारण किया है। अभी जब राहुल जी आ रहे थे, किसान और मजदूर दोनों साथ मिलकर न केवल इनका स्वागत किया, बल्कि मां बहनें सभी एक साथ मिलकर गुहार लगा रही थी कि राहुल जी, आप ही से केवल उम्मीद है। अब इस देश में किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है। आप ही न्याय दिला सकते हैं, कोई दूसरा न्याय नहीं दिला सकते हैं। इसलिए हम अभिनंदन करते हैं कि आंख में आंख डाल के आज मोदी का मुखालफत कोई करने वाला है देश में, तो हमारा नेता राहुल गांधी है और कोई नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं लेफ्ट के साथियों को और महागठबंधन के साथियों को जो पूरे मुस्तैदी से राहुल जी के साथ लड़ने में तन्मयता दिखाते हैं। ये धरती पूर्णिया की हमारे महान साहित्यकार, हिंदी के फणीश्वरनाथ रेणु, बंगला के महान साहित्यकार सतीनाथ भादुड़ी, कम्युनिस्ट आंदोलन के महान नेता नक्षत्र मालाकार अजित सरकार की धरती है। इस धरती को नमन करता हूं। और आज का दिन महात्मा गांधी के शहादत का दिन है। गांधी जी को तो हम लोग साल भर, हम लोग क्या पूरी दुनिया याद करती है, लेकिन आज के दिन खास तौर पर हम सबको ये याद रखना चाहिए कि आजादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर आजादी मिलने के बाद हमारे आजादी के सबसे महान नेता महात्मा गांधी की हत्या किन ताकतों ने, किस विचारधारा ने क्यों किया था। और आज वही ताकतें हैं जो हिंदुस्तान पर राज कर रही है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज इस समय इस देश को बचाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के लड़े। राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा सबसे पहले की, आपने नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया। और अभी हम देख रहे हैं कि 14 तारीख मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई, जहां सबसे ज्यादा इस समय पूरे मणिपुर को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। उस जगह से अपने न्याय के अधिकार की आवाज, हक की आवाज को बुलंद करते हुए आपने यात्रा निकाली। मैं इस यात्रा की संपूर्ण सफलता की कामना करता हूं। इस यात्रा के साथ
अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मैं यहां मौजूद हूं और हमारे साथी ये यात्रा जहां जहां से गुजरेगी, इस यात्रा के समर्थन में हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे तमाम कार्यकर्ता जरूर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ेंगे और इस यात्रा को सफल बनाने में मदद करेंगे। साथियों, इस पूरे एक ऐसे दौर में आज हम लोग यहां इकट्ठे हैं। हमें पता है कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान, हर रोज उस पर हमला हो रहा है, हर पहलू से। संविधान का कोई भी पहलू, अभी 26 तारीख को हमने गणतंत्र दिवस मनाया, 74 साल पूरे हो गए संविधान के। उस संविधान ने जो कहा कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु गणराज्य होगा, हर पहलू से उस संविधान की लगातार उसकी हत्या की जा रही है। अभी हमने देखा 22 तारीख को राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर किस तरह से घालमेल कर दिया गया धर्म और राज्य का। संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य अलग है, धर्म अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, एक राजकीय आयोजन होना चाहिए था, जहां हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को होना चाहिए था, वहां राष्ट्रपति नजर नहीं आई। वहां तमिलनाडु से सारे संत पुजारी उनको बुला के लाया गया और एक राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल प्रधानमंत्री को दिया गया। तो जो राजनीतिक आयोजन होना चाहिए था उसको बना दिया गया धार्मिक आयोजन। और अभी मंदिर का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर बन रहा है। उस आधा अधूरा मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं, उसके उद्घाटन के मौके पर उसको एक पूरा राजनीतिक आयोजन बना दिया गया और लगा कि नरेंद्र मोदी अपने पूरे 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत उस अयोध्या से राम के नाम पर कर रहे हैं। तो इस देश में सब कुछ अब उलट पुलट हो रहा है। संविधान को उलट करके अपने सर के बल खड़ा किया जा रहा है। उस संविधान को फिर एक बार पैरों के बल पर खड़ा करते हुए उस संविधान के अंदर जो हमारे साथ ही जो आप न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आजादी, भाईचारा, बराबरी, जो संविधान ने हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए वादा किया, उसको हासिल करने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। पूर्णिया के साथियों को जरूर याद है, पिछले साल 25 फरवरी को महागठबंधन की एक बड़ी सभा इसी मैदान पर हुई थी और उस समय नीतीश जी हमारे बीच में थे। 2022 के 9 अगस्त आ गए थे इधर और उन्होंने कहा कि हम इधर ही अब रहेंगे, अब कहां उधर जाएंगे। लेकिन अभी 17 महीने पूरे होते होते नीतीश जी वापस गए। क्यों गए ये तो समय बताएगा, नीतीश जी बताएंगे। लेकिन दो चीजें हमें बहुत साफ दिख रही है। एक कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पूरी सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है। इस देश में कहीं भी कोई विपक्ष की सरकार, कोई गैर भाजपा सरकार ना चल सके, इस पर भारतीय जनता पार्टी आमादा है। महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के बाद अब बिहार में यह तख्ता पलट कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि झारखंड में हमला हो रहा है, पश्चिम बंगाल में लगातार हमला हो रहा है, कर्नाटका में जहां चुन करके फिर कांग्रेस की सरकार बनी, उस सरकार के लिए आर्थिक दिक्कतें पैदा की जा रही है। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां उसके लिए दिक्कत पैदा की जा रही है। पूरे देश में विपक्ष की सरकारों को कहीं चलने नहीं देना चाहती। तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता चाहिए थी। अब ये तो नीतीश जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मदद उन्होंने क्यों की। जो दूसरी बात मुझे लगती है कि बिहार में एक एजेंडा सामने आ रहा था। बिहार के अंदर जो जाति आधारित सर्वे हुआ, पहली बार पूरे देश में एक शुरुआत हुई और हमने पूरे देश के लिए मांग की कि जाति आधारित जनगणना हो। उस सर्वे ने हमें बताया कि बिहार के अंदर किसकी कितनी आबादी है।
लेकिन उस सर्वे ने और एक चीज हमें बताने का काम किया कि बिहार आज भी हिंदुस्तान के सबसे गरीब प्रदेशों में है। जितने भी हम विकास की बात कर रहे हैं, उस विकास के आड़ में भयंकर गरीबी बिहार के अंदर 6,000 रुपए से कम आमदनी ऐसे परिवार वो 1/3 है, और अगर 10,000 से कम आमदनी वाले परिवारों को आप देखेंगे तो लगभग 2/3। तो बात हो रही थी कि बिहार से गरीबी मिटाने के लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हुई, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का 75% करने का फैसला हुआ, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पक्की नौकरी की बात शुरू हुई नौजवानों के लिए। तो हमें लगता है कि बिहार से जो एजेंडा बन रहा था रोजगार का, सामाजिक न्याय का, जाति आधारित जनगणना का, इस पूरे एजेंडे को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आज ये तख्ता पलट किया गया है। हमारी पार्टी भी हमने 24 तारीख से 30 तारीख तक का एक अभियान लिया था। 24 तारीख कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर समस्तीपुर जाकर के हमने शुरू किया। बिहार आज भी कर्पूरी जी को याद करता है। 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, लंबे समय तक राज करने का मौका नहीं मिला, कुछ ही समय के लिए मिला, लेकिन जब मौका मिला उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की। उस आरक्षण के अंदर पूरे मुस्लिम समाज के बहुत सारी जातियों को भी उन्होंने शामिल किया, महिलाओं को शामिल किया, शिक्षा के विस्तार के लिए काम किया, और जेलों से राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए काम किया। कभी समझौता नहीं किए कुर्सी बचाने के लिए। तो आज हमारे नीतीश जी जो बिहार में अभी तक 9 बार शपथ ले चुके हैं, पता नहीं और कितनी बार शपथ लेना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले और बिहार में पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 17 से ज्यादा। तो आज नीतीश जी जब नाम लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के, तो हम तो कहेंगे कि भाई कर्पूरी जी एक संघर्ष के प्रतीक थे, कर्पूरी जी सत्ता के प्रतीक नहीं थे, कर्पूरी जी समझौते के प्रतीक नहीं थे, और सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के हक के लिए लड़ते रहे हैं। और इसीलिए बिहार में कर्पूरी जी की विरासत को भी आगे बढ़ाना हो, पूरे बिहार के अंदर सामाजिक न्याय और भूमि सुधार की लड़ाई को अगर तेज करना हो, इस पूरे बिहार के अंदर संपूर्ण लोकतंत्र की हिफाजत और संविधान की रक्षा की लड़ाई को तेज करना हो, ये जिम्मेदारी आज हम लोगों के कंधों पर है। और पूरे बिहार और देश के वामपंथियों की ओर से हम बिल्कुल कहेंगे कि आज का ये जो दौर है, जैसे आजादी के आंदोलन का दौर था, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर के आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी बिल्कुल उसी तरह उस आजादी के आंदोलन से, आजादी के साथ साथ हमें जो लोकतंत्र मिला, हमें जो संविधान मिला, उस लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करने के लिए, आज देश को बर्बाद करने के लिए, पूरे देश में एक देश को तहस नहस कर देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश चल रही है, इस साजिश को चकनाचूर करने के लिए आज हमें एक होना पड़ेगा। गांधी जी की विरासत, इस देश के अंदर अंबेडकर की विरासत, इस देश के अंदर भगत सिंह की परंपरा, इस देश के अंदर अंबेडकर पेरियार की परंपरा, इन तमाम परंपरा को मानने वाले लोग, विचारों को मानने वाले लोग मिलकर के लड़ना होगा। और हमने जो लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, बिहार के अंदर पहले से महागठबंधन था, वो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और रहेगा, और मजबूती से लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में बिल्कुल हम लोग करारी शिकस्त देंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। आपने हमें मौका दिया, आमंत्रित किया, मैं खड़गे जी का आभार प्रकट करता हूं, राहुल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। सम्मानित राहुल गांधी जी, जो हमारे पूरे भारतवर्ष के, हमारे गठबंधन के, इंडिया के आप बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं। आपकी तरफ पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ नजर लगाए देख रहा है, टकटकी लगाए देख रहा है कि वो दिन जल्द से जल्द आए कि आप पूरे देश की बागडोर संभालें। राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे श्री तीर्थंकर भट्टाचार्य जी बैठे हैं, और जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं,
जो भी लोग हमारे गठबंधन के साथ हैं उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमें पूरे देश में राज करने के लिए, पूरे देश को संभालने के लिए, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं एक नौजवान है, और जब एक नौजवान प्रधानमंत्री देश का होगा तो जाहिर है कि काया पलट जाएगी। बहुत से रोजगार यहाँ आ जाएंगे, बहुत से इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा सुधर जाएगी, शिक्षा सुधर जाएगी, और साथ साथ जो किसानों की दयनीय हालत जो एनडीए सरकार ने कर रखी है, भाजपा की सरकार ने कर रखी है, मैं समझता हूं बहुत जल्द सुधरेगा। वो दिन आने वाला है, वो दिन 2-3 महीने के अंदर आ रहा है। आप लोग बिल्कुल एफिडेविट ले, आप लोग कसम खाए कि हम लोग माननीय राहुल जी को लाएंगे, जल्द से जल्द लाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल आपकी तरफ है। आपने माननीय अखिलेश जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे आपने सुना कि कल हमारे सम्मानित लीडर, हमारे नेता को कल बहुत देर तक सुबह 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ईडी ने बैठाल करके रखा, और आज हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी को बैठा करके रखा है। आप सोचे, नहीं तो आज वो इस सरजमीन पर होते और भी रुख बेहतर होता। बहरहाल हम वो ख्वाब देख रहे हैं जिस ख्वाब के जरिए शर्मिंदा ताबीर होगा और आप प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता आपके साथ है, सीमांचल की जनता ही नहीं, कोसी की जनता, बिहार की जनता आपके साथ है। और जब अखबार पढ़ता हूं, मीडिया को देखता हूं, मीडिया को छोड़ दे, सोशल मीडिया को जब भी देखता हूं तो मैं देखता हूं कि सब लोग आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जल्द से वो दिन जल्द से जल्द आए, ताकि आप इस हुकूमत को, बागडोर को संभाल सके और जगमगाते हिंदुस्तान को अपने राह पर ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले हमारे बीच बैठे हुए हमारे लीडर माननीय राहुल गांधी जी, लेफ्ट से आए हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण, राजद से आए हुए वरिष्ठ नेतागण, तमाम हमारे विधायकगण, तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, यूथ अध्यक्ष, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, और इस पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आए हुए हमारे अभिभावक, माँ बहने, युवा साथी, आप तमाम यहाँ पर आए हुए प्रेस के लोगों का, सबका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब नहीं आ पाए, लेकिन उनके भाषण के लिए उनको हम लोग यहाँ से दिल्ली में उनका धन्यवाद करते हैं। तमाम हमारे को इंचार्ज कपूर साहब और हमारे बीच दोनों जो हमारे को इंचार्ज है, उनका धन्यवाद करते हैं। और एक ही बात से मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ कि जो ये वक्त है, जो ये समय है, जो माननीय राहुल गांधी जी ने आज आप लोगों को कहा, सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। 2024 का चुनाव अब हम लोगों के बीच में है, हम घबराने वालों में से नहीं है। और एक ही बात मैं कहूंगी कि जो स्थिति है उसमें प्रेमचंद जी जो गांव से बहुत जुड़े हुए थे, ये फरिश्वत ना रेणु की भी धरती है, जिन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता को सीधे सामने आने में लाज लगती है, इसलिए वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के आते हैं। हम एक बार फिर से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक ही बात, एक ही दुर्योधन और महाभारत को याद करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज की ना ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार भरी, हरि ने भीषण हुंकार भरी, अपना स्वरूप विस्तार किया,
डगमग डगमग दिग्गज ढोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बना के साध मुझे, जंजीर बना के साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। आज इसी की जरूरत है। अगर लोकतंत्र को बचाना है और अपने वोट देने के राइट को बचाना है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा, जो बात राहुल जी भी कहते हैं, तो इस बार आपको उनके खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ मत देना ही पड़ेगा, भारत को जोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके जो वोट देने का अधिकार है, यह भी सांप्रदायिक ताकतें आपसे छीन के ले जाएंगी। इतना ही कहकर आप सबका एक बार फिर से अपने लीडर राहुल गांधी जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू का, तमाम फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय का हक मिलने तक।